जय हिंद मित्रों। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को और अपने YouTube परिवार के सभी सदस्यों को 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों या किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करते हों, यदि आपका इनकम टैक्स कटता है या यदि आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो इन 8 तरीकों से आप अपने टैक्स में छूट ले सकते हैं। सभी बिंदुओं को विस्तार से समझने के लिए हम अपने टैक्स असिस्टेंट मिसेज नगीना को बुलाना चाहेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जितने भी सैलरी पाने वाले कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है ये, और इसके तहत आपका 50,000 रुपये का डिडक्शन किया जाता है, जिसमें कि आपकी जो टोटल सालाना इनकम होती है उसमें से 50,000 रुपये की छूट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख रुपये है, ठीक है, मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, तो इसमें से 50,000 रुपये हम ऑटो डिडक्शन में डाल देते हैं और जो है आपका यहाँ पे आपकी जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है आपकी 6,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है पहली। दूसरा है आपका गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। इसके तहत आप किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स होती हैं अंडर सीसी, अंडर एटीसी के अकॉर्डिंग कौन सी हैं, इसमें ये सारे सभी इनके सबसेक्शन हैं। जैसे कि आप करा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, जिसके जो कम से कम 5 साल के लिए किया हो गया हो, ठीक है, वो उस पर छूट आपको मिल सकती है। आप LIC करा सकते हैं, PLI करा सकते हैं, आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत छूट ले सकते हैं, आप PPF में जमा करा सकते हैं। PPF आपको पता ही होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है जो उसमें जमा करा सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है। ELSS ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड्स है और इसमें भी आप करा सकते हैं, और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो आपका सबसे कम 3 साल का होता है। तो इन सभी के तहत आप लगभग जो है वो 1.5 लाख रुपए तक की छूट जो है अपने सालाना इनकम, अपने टैक्सेबल इनकम है उसमें से ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी पीछे इनकम हो गई थी आप 6.5 लाख रुपए, ठीक है, 6.5 लाख से आप सीधा 1.5 लाख रुपए अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख रुपए, तो सीधा 1.5 लाख रुपए आपकी उस टोटल इनकम से माइनस हो जाएगा। यानी कि 6.5 लाख रुपए जो आपकी इनकम बन रही थी, 1.5 लाख के बाद आपकी इनकम बचेगी कितनी, 5 लाख रुपए। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख रुपए, जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लाख तक आपकी अगर इनकम है तो भी आपका टैक्स 0 बन सकता है, वो भी हम आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1.5 ये लगा लो और 50,000 आपका ये हो गया, तो लगभग 2 लाख रुपए की सेविंग आपकी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम आपका NPS जो है वो आपका नेशनल पेंशन स्कीम है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। आपकी जो सैलरी होती है, मंथली इनकम होती है, उसका 10% आपका NPS डिडक्शन होता है, आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका DA प्लस बेसिक होता है, उसका 10% है हमारा NPS में डिडक्ट होता है। ठीक है, जिसके तहत आपको 50,000 रुपये की छूट मिलती है। 50,000 रुपये का जो है वो डिडक्शन आपके जो सैलरीड जो आपका टैक्सेबल इनकम होता है उसमें से हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपके 2 लाख रुपए का आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो ये 50,000 रुपये का आपका डिडक्शन और हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए सालाना आपका जो NPS कट रहा है वो 1 लाख रुपए के आसपास कट रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो डिडक्शन है या आपको जो ये इसके अकॉर्डिंग जो डिडक्शन होगा, छूट मिलेगी, वो 1 लाख की मिलेगी। आपका NPS जितना मर्जी डिडक्ट होता हो, ठीक है, लेकिन जो आपको छूट मिलेगी वो केवल 50,000 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है आपकी तीसरी। इसके अलावा अंडर 80D के अकॉर्डिंग आप जो है मेडिकल इंश्योरेंस के तहत भी जो है छूट ले सकते हैं। कैसे, जो धारा 80D है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता के लिए जो बीमा वगैरह कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, अगर आप वो करवाते हैं तो आपको 50,000 तक की छूट जो है वो उस पर भी मिलती है। तो आजकल सभी जो है मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप स्कीम्स यूज़ कर रहे हैं या इस तरह के जो क्लेम्स आपने ले रखे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है, तो उसके तहत भी आपको जो है
इनकम टैक्स पर छूट मिलती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जो है आप सिर्फ अपनी हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चों का कराते हैं तो ये होगी राशि 25,000 रुपये की। ठीक है, यानी कि 25,000 रुपये तक की जो है वो आप उस पर छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी 25,000 उनकी हो जाएगी और ये आपकी हो सकती है 50,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है 80D के अकॉर्डिंग ये जो है इस तरह की जो कटौती राशि है उस पर भी हम क्लेम कर सकते हैं हमारे इनकम टैक्स पे। तो अगर हम मान लीजिए दोनों करा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चों का या फिर जैसे भी करा लेते हैं, तो लगभग 50,000 रुपये की राशि यहाँ भी आप अपने टैक्सेबल इनकम से माइनस आपकी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा आपका 5 नंबर, यस, होम लोन इंटरेस्ट जो होता है, आजकल सभी होम लोन लेते ही हैं। ठीक है, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और कुछ होम लोन वगैरह लेने का आपका प्लान है तो यहाँ पर भी आपको जो है ये सेक्शन 24B के तहत आप जो है अपना जब होम लोन लेंगे तो जब हमारी उसकी EMI जाती है, आपकी जो EMI जाती है मंथली, उसके बाद उसके तहत आपकी सालाना जो है आपका जो इंटरेस्ट होता है उसमें 2 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। इसका एक ईयरली सर्टिफिकेट बन जाता है आपके बैंक से और उसको आप जब जमा कराते हैं तो मैक्सिमम बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आपको 2 लाख तक की छूट आपको मिलती है। ठीक है, हो सकता है कि आपने कम लोन लिया हो तो आपको कम की मिले या कुछ हो तो, लेकिन जो मैक्सिमम छूट है वो 2 लाख तक की हाउस लोन के अकॉर्डिंग, होम लोन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ये 5वीं चीज़ हो गई है हमारी। इसके बाद बात करते हैं हम अगली, छठा क्या है हमारा, हाउस रेंट। अगर मान लीजिए आपने होम लोन नहीं लिया और आप हाउस रेंट क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग जो है ये प्रावधान है कि आप जो है जो जिस जगह पे भी रह रहे हैं, मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट से आए हैं दिल्ली में, मतलब जहाँ पे भी रहने के लिए, तो वहाँ के अकॉर्डिंग जो है जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें हाउस रेंट काफ़ी अच्छा क्लेम मिलता है उसका, और उसके तहत जो है आप उसका उस राशि का दावा कर सकते हैं जो आपने हाउस रेंट के तहत पे की है। इसके लिए आपके कुछ एक आपको हाउस एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है। इसके अलावा इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं, वो आप देख लेंगे, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका हाउस रेंट मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें ज़्यादा है या फिर जो थोड़े से विलेज एरिया है या फिर ठीक है रूरल एरिया है वहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है, पर हाउस रेंट के लिए भी आप जो है ये भी आपकी टैक्सेबल इनकम से जो है माइनस हो सकता है और आपका जो है जो इनकम टैक्स है वो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है मान लीजिए, तो आप हाउस रेंट क्लेम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है तो आप हाउस रेंट कैसे क्लेम करेंगे, है ना, तो होम लोन वालों के लिए नहीं है। और अगर आपके नाम पे पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो भी आप जो है इसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगला इसके अलावा आप कह सकते हैं, इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एजुकेशन लोन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए है क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एजुकेशन लोन लेते हैं लोग, तो आप अपने लिए ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं होम लोन और एजुकेशन लोन। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो इंटरेस्ट होता है इसका जो इंटरेस्ट होता है उसको आप 100% क्लेम कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि होम लोन जो होता है वो लगभग 2 लाख तक के उस पर आपको छूट मिलती है, ठीक है, सालाना। लेकिन जो एजुकेशन लोन होता है उस पर जो आपका टोटल इंटरेस्ट है, मान लीजिए आप साल में 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 लाख के 3 लाख को आप क्लेम कर सकते हैं एजुकेशन लोन के तहत। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन हो सकता है आप डोनेट कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट एसोसिएशन को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो आप 100% क्लेम कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट कोई फर्म है उसको आप, एसोसिएशन है उसको आप डोनेट कर रहे हैं तो आप 50% के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपना टैक्स जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 ऐसे तरीकों को डिस्कस किया है जिनसे आप अपना जो इनकम टैक्स है उसको ज़ीरो कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम इस क्राइटेरिया के बीच में है तो आप ज़रूर से जो है इन तरीकों से आसानी से अपना जो आप टैक्स, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी 2.5 से 5 के बीच में आ जाएगी। और जब 2.5 से 5 के बीच में आ जाएगी तो आपका कितना बनता है, आपका इनकम टैक्स बनता है 12,500, और 12,500 बनता है ये आपका जो है ये हमको एक टैक्स रिबेट मिलती है।
ठीक है, जो है 87A के अकॉर्डिंग हमें एक टैक्स रिबेट मिलती है, और जब 5 लाख से कम की इनकम होती है तो हमारा जो टैक्स होता है वो कितना, 0 बनता है। तो ऑब्वियसली इन तरीक़ों से जो है आपका टैक्स जो है वो कम हो सकता है, 0 हो सकता है। बाकी अगर आप नहीं जानते, आपने अभी ज्वाइन किया है, आप फ्रेशर हैं, आपने न्यू ज्वाइन किया है, आप नहीं जानते कि आपकी कितनी इनकम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे टैक्स आप कैलकुलेट होगा या किस इनकम टैक्स स्लैब में आप आते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सभी इनकम टैक्स जो न्यू इनकम टैक्स हैं स्लैब हैं आपके 2022-23 के अकॉर्डिंग, वहाँ पर मैंने पूरा उसको समझाया हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, कितना आपका टैक्स बनेगा और कितनी आपको बचत करने की ज़रूरत है। ठीक है, मान लीजिए आप एक न्यू ज्वाइनिंग है और आपकी इनकम बनती है 8 लाख रुपए। ठीक है, आपकी जो इनकम है वो है आपकी 8 लाख रुपए सालाना। तो अब 5 लाख से नीचे करने के लिए आपको लगभग 3 लाख रुपए का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लाख रुपए को आपको दिखाना पड़ेगा सेविंग्स में या फिर जो भी मैंने यहाँ पे तरीके बताए हैं उनमें। तो जब आप 5 लाख से नीचे आ जाएंगे तो आपका जो टैक्स है वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 12,500 बनता है वैसे तो, लेकिन जो रिबेट मिलती है हमें 87D के अकॉर्डिंग, 87A के अकॉर्डिंग उसका इनकम, उसके तहत आपका इनकम टैक्स 0 हो जाएगा। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।